अच्छा, तो कौन सा था? चलो अच्छा, नेट किससे? अच्छा, तब तुम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छा वो वीडियो देखी नहीं देखी? देखी? चलो फिर तो मतलब एक अच्छा ये बताओ, तो बताओ, सुनो, अगर मान लो तुम्हें एक क्लास बनानी, भाई काम करना है कुछ, तो जाहिर सी बात है क्या बनाओगे? क्लास बनाओगे, ठीक है। उस क्लास के अंदर कुछ वर्क करोगे, सीधी बात है ना, मतलब वही मेथड बनाओगे। मेथड बनाओगे तो अंदर कोड लिखोगे, अंदर के जब लॉजिक लिखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक जगह की चीज़ दूसरी जगह यूज हो, जैसे वेरिएबल में कुछ कहीं बनाते हो, कहीं यूज करते हो, फिर कहीं यूज करते हो कि नहीं, तब तुम क्या बनाओगे? लोकल वेरिएबल बनाओगे। मेथड तुम्हारा हार्ड कोडेड ना हो जाए, हमेशा उसी वैल्यू पे न चलना शुरू कर दे, तो तुम लोकल वेरिएबल कंसेप्ट को हटाओगे और क्या यूज करोगे? आर्गुमेंट बनाओगे। आर्गुमेंट बनाना सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी क्लास के 80% मेथड एक ही आर्गुमेंट की मांग करने लगे, एक ही आर्गुमेंट की मांग करने लगे, भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्या तो कर बना दो। मान लो तुम 80 मेथड बनाने वाले हो, 64 मेथड को चाहिए 80%, तुमने क्या किया भैया, 64 के 64 मेथड के अंदर वो आर्गुमेंट भेज दिया। जब जब उनको कॉल किया जाएगा तब भी हर बार आर्गुमेंट भेजेगा। एक ओवरहेड बढ़ गया कि नहीं? तुम चीज को सोच सकते हो कि यार आर्गुमेंट भेजने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन अगर यही काम रिपीटेडली तुम्हें 3-4 साल तक करना हो तो, बार बार करना हो तो, है ना, तो फिर तब फिर इसका क्या हुआ कि भाई अगर कोई ऐसी चीज है, मतलब और ये सही भी नहीं, तो इसको क्या हुआ कि ऐसा क्यों किया जाए, इसको कर दिया जाए कहाँ? क्लास के अंदर ऊपर। अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है, इधर वो स्टैटिक होगा या फिर क्या होगा? नॉन स्टैटिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या बनाओगे, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक बनाएंगे, नॉन स्टैटिक बनाएंगे। पहली बात तो तुम, हाँ भाई, ये जब देखोगे कि तुम्हारा वर्क क्या है। देखो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के साथ क्या है, मेरे ख्याल से रिंकू सर ने एक सिनेरियो करवाया होगा। एक क्लास होगी, उसमें एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान देना, एक क्लास ए है, उसके अंदर एक वेरिएबल, फिर इसके बाद क्या है, एक क्लास बी है। अब ए का ऑब्जेक्ट बना ए के जैसे दिखाते हैं। अच्छा मान लो यही क्लास है, यही क्लास है, जो भी है, क्या है? पेरेंट। मान लो किस प्रोजेक्ट का है ये मान लो एक क्लास कौन सी है? और ए। अब पेरेंट में एक वेरिएबल है, कैसा है? मान लो स्टैटिक है, मान लो क्या है? स्टैटिक है, और उसका नाम क्या है? मान लो पब्लिक स्टैटिक। अब भाई किसी भी टाइप का हो सकता है, एक वेरिएबल है, उसमें इंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जैसे इंट है
और डबल है, एकदम अलग अलग चीज है ना। जावा इसको अलाउ नहीं करेगा ना कभी कि इंट में उठा के डबल डाल दो या डबल में उठा के इंट डाल दो या बूलियन डाल दो। ऐसे ही जितनी क्लासेस बनी हैं सब भी अपने आप में क्या है, अलग है भाई। एक क्लास ए बनाए हो और बी ए, अगर एक इंट और एक बूलियन जमीन और आसमान का फर्क है, तो क्लास ए और बी में भी या ए आर ई में भी जमीन आसमान का ही फर्क। ये अलग चीज है और ये अलग चीज, सीधी बात। तुम कभी ऐसा नहीं लिख सकते, मान लो एक वेरिएबल बनाएंगे उसका टाइप होगा, मान लो नाम रख दें, अभी हमने टाइप नहीं लिखा, क्या नाम रखा, मान लो सपोज करो st, और इक्वल टू करके हम यहां लिख दें न्यू। अब यहां अगर हम a लिखें, अभी एरर है क्योंकि वेरिएबल को नाम दिए हो, स्टैटिक बता रहे हो, पब्लिक बता रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वेरिएबल हमेशा किसी टाइप का होता है ना, इंट हो बूलियन हो। यहाँ इंट लिख दे चलेगा? यस सर कौन बोला भाई? भाई इंट अगर यहाँ लिख दोगे तो यहाँ तो ए का ऑब्जेक्ट है ना, है तो ए के ऑब्जेक्ट को इंट में कैसे रखो? जाओ यही तो पहली क्लास से ही मना कर रहा भाई, जैसी चीज हो वैसा देना, यही सही है ना। तो भाई यहाँ पे अगर अच्छा अगर मान लो, और सही बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए। और अगर कुछ नहीं दिया, देख रहे हो कुछ नहीं दिया है, हमने एक st नाम का, और उसको सपोज करो ऐसे बनाते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, या ऐसे रखते हैं st नाम रखा ना, तो इसका टाइप st एक वेरिएबल। अब इसके बारे में कोई पूछे तो क्या कहोगे? पहली बात तो एक वेरिएबल है, पब्लिक है, मतलब कोई भी यूज कर ले, स्टैटिक है तो क्लास के साथ है, कोई भी पेरेंट डॉट करेगा तो इसको यूज कर पाएगा, इसका टाइप है a है, और इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है ना, और उसमें पढ़ा क्या है, नल। या तो अच्छा, या दो ही चीज हो सकती है, या तो यहां लिख दो न्यू ए, इसको लिख कोई एरर नहीं बोलेगा, कहेगा सही कर रहे हो भाई, या तो कुछ मत दो ये। और लेकिन तुम गलती से भी यहां ऐसा नहीं लिख सकते। ये तो वही बात हुई कि बैगन और आलू को एक जैसे कहने की बात, वो अलग है और वो अलग है। ऐसे ये भी है, ए अलग है और बी अलग है, ऐसा नहीं लिख सकते कभी, या ऐसे भी नहीं लिखी। तो पता है ना भाई, तो हम पहली क्लास में बता रहे हैं कि जिस टाइप का वेरिएबल है वो उसी टाइप की या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट ले सकता है, कोई दूसरे टाइप का नहीं ले सकता। और टाइप वर्ड समझना मतलब क्लास, जैसे क्लास होता है वही क्या है, टाइप। तो या तो यहाँ कुछ हो सकता है भाई, या तो नल हो सकता है। और मान लो अगर मैं कुछ डालना हो तो क्या लिख दें, ना, सही है। अच्छा मान लो ठीक है, ठीक है। अब और अच्छा ठीक है, सपोज करो मान लो कहीं से भी हम कोड करते हैं, हम यही ARE क्लास से क्या करते हैं, कोड करते हैं। ये मेथड 1 प्रिंट होगा, इसलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। मेन मेथड है, हमें मान लो क्लास का नाम क्या है, पेरेंट। इसमें स्टैटिक मेथड है मेन, है ना। मान लो एक मेथड और है,
एक हमने क्या दे दिया उसको, ये लेकिन मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। मान लो हम यहाँ पे हैं ARE नाम की क्लास में कहीं भी कोड लिख रहे हैं और यहाँ हमें करना क्या है, उसका वही क्लास का पेरेंट क्लास का एक मेथड कॉल करना है जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक है ना, और उसका नाम क्या है, पी मेथड। तो भाई नॉन स्टैटिक है, सीधे तो कॉल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम पेरेंट डॉट लिखें और आ जाए, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी वो आएगा। चलो भाई न्यू, और क्या कर दिया, सॉरी पेरेंट। भाई डॉट क्यों, ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, इसमें कौन रोकेगा। अच्छा गलती क्या है, ये स्मॉल लेटर में लिखा है और ये कैपिटल। जावा के लिए स्मॉल और कैप्स दो क्या है, अलग अलग चीजें हैं। जावा इसी लिखा जाता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस बड़ा और छोटा होगा तो इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ऐसे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मान लो आ गया पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना। वैसे नाम ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमने बहुत पहले भी बताया है, नाम ऐसे रखना चाहिए ना। ऐसे रखना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको यहाँ पे वेरिएबल में रखें। मान लो PRNT OBJ वेरिएबल का हमने नाम रखा। एरर दे रहा, वो ये कह रहा भैया वेरिएबल यूज कर रहा है और डिक्लेयर तो कर नहीं रहा, तो तुरंत डिक्लेयर करेंगे। पता है तुम्हें ना, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। तो बहुत दिन से सीख रहे हो ना, है ना। अब तुम क्या करते हो, डॉट लगाते हो। अब सारे मेथड आएंगे, कौन से, नॉन स्टैटिक भी आएंगे स्टैटिक भी आएंगे। हमें कॉल करना था नॉन स्टैटिक में, तभी तो ऑब्जेक्ट बनाया। स्टैटिक कॉल करना होता तो पागल थे, हम सीधे क्लास का नाम लिखते हो कॉल कर लेते। भाई हमने यहाँ लिखा, अब देखो, और सीधे कर देते तो सीधी बात है भाई, क्लास तो पहली बार लोड हुई थी, उसी 8 बाइट में मेरा सब कुछ हो जाता। अब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो 8 बाइट तो बना ही बना था, नया अब बना रहे हो तो नया फालतू क्यों बनाओगे। कोई चीज पहले अगर अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हो तो नया क्यों बनाओगे बताओ। तुमको नॉन स्टैटिक कॉल करना था इसलिए तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी था। अब तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल में रखा और डॉट लगाया। मेथड्स आ रहे हैं, इसमें एक मेथड है, इसका नाम क्या है, पी मेथड। मेथड है, रिटर्न क्या करता है, वाइड है, रिटर्न कुछ नहीं करता, रिटर्न कुछ नहीं करता। लो इतना सही है। अब मान लो ऐसे हम और कोड लिखते हैं, अभी तो हम बस ऐसे कमेंट लिख दे रहे हैं। मान लो हम क्या करते हैं, इस तरह से और बहुत सा कोड लिखते हैं। हमें एक टाइम के बाद लगता है कि यार इसको, यार ये यूज हो चुका। यहाँ भले 3 लाइन दिख रहे हैं, मान लो यहाँ हमने 100 लाइन लिखी या 50 लाइन लिखी, और हमें ये लगा कि ये वेरिएबल यूज हो चुका, अब इसकी ज़रूरत नहीं। भाई अगर ये मेथड, अभी देखो मान लो ये मेन मेथड, मान लो 100 लाइन हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल किया और 10 लाइन लिखी। भाई जब ये वेरिएबल बना, ये ऑब्जेक्ट बना तो 8 बाइट लिया। एड्रेस किसके पास आया, PRNT OBJ के पास आया कि नहीं आया, आया ना। और भाई तब ये वेरिएबल पिक्चर में है। हमने पहले बताया जब एक मेथड चलता है तो मान के चलो हर मेथड के लिए एक बॉक्स बनता, तो भैया मेथड के लिए एरिया बनता है, वहाँ पे PRNT OBJ आया, उसके पास एड्रेस किसका था, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट, सब कुछ सही था। फिर इसके बाद PRNT OBJ डॉट पी मेथड कॉल किया गया, मेथड कॉल भी हो गया। भाई ये लाइन कैसे चली होगी, लाइन नंबर 24 देखो, पहले सोचो हुआ कैसे होगा। अब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले PRNT OBJ पढ़ा होगा तो भाई ये नाम वेरिएबल का है,
तो वेरिएबल पास गया, वेरिएबल ने कहा भैया लो ये एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट के अंदर पी मेथड नाम का मेथड था, उसे चला दिया और कुछ थोड़ी नहीं किया, सिंपल काम किया। इसके बाद यूज की मान लो 10 लाइन्स। भाई ये ऑब्जेक्ट था पेरेंट वाला और ये कितनी जगह ले रहा था, 8 बाइट, और इसका एड्रेस इसके पास था PRNT ना, और PRNT डॉट पी मेथड कॉल किया और ये चला। अब मान लो अगर हम PRNT अब ये ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर छुएगा भी नहीं। लेकिन जब बात आगे बढ़ेगी इस लाइन पे आएगा, मान लो हम 10 लाइन के बाद जान गए अब हमें PRNT जो ऑब्जेक्ट बनाया था पेरेंट का उसकी जरूरत नहीं। भाई अगर आगे हम इसमें 100 लाइन का कोड लिख रहे हैं तो आगे भी 90 लाइन तक वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा तो सीधी बात है ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले रहेगा, गार्बेज कलेक्टर उसको छुएगा भी नहीं। लेकिन उसे लगा 10 लाइन के बाद हमें इसकी जरूरत है नहीं, तो क्यों फिर 90 लाइन कर रहे हो, है ना। तुम पानी लेते हो, पानी की बोतल से पानी पीते हो, पानी खत्म हो जाता है तो क्या बोतल लेके लटका के घूमते रहते हो, नहीं ना, तो फेंक देते होगी। तो ऐसे यहाँ भी है, 10 लाइन के बाद इसकी जरूरत नहीं है तो फिर क्यों लटका के घूम रहे, क्यों मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर 8 बाइट का ओवरहेड लगाए हुए हो। तो तुम कहते हो ऐसे कर दो, ये लाइन 11वीं लाइन जैसे ही चली, और अब क्या हुआ, अब इसके पास एड्रेस इसका आया नल का, नल का मतलब इसको एक इनवैलिड एड्रेस दे देना, मतलब कोई एड्रेस न देना। तो ये जो न्यू पेरेंट 8 बाइट बना था, अब इसका एड्रेस किसी के पास नहीं, गार्बेज कलेक्टर इसे क्या करेगा, क्लीन करेगा, गार्बेज कलेक्टर इसे क्लीन करेगा। चलो क्लीन कर दिया ना। अब मान लो ये क्लीन हुआ पी मेथड, ठीक है, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, ऊपर, इसको भी ऊपर ही लिख दे रहे हैं कि दोनों एक साथ दिखाई दे तुम्हें। लो जी ऊपर देखो, जब पी मेथड, ध्यान देना, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना होगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्लास का नाम पढ़ा होगा, क्लास को लोड किया होगा, जब पेरेंट लोड हुआ होगा तो EST नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं लोड हुआ होगा, हुआ होगा। तो भाई अगर हम एक तरह से कहें तो एक तरह से कह सकते हैं, एक ये पेरेंट क्लास लोड, पेरेंट क्लास, भैया नाम पेरेंट होना जरूरी नहीं है, ABCD कुछ भी हो सकता था। तो पेरेंट क्लास क्या हुई होगी, लोड हुई होगी, और यहीं पे EST नाम का क्या आएगा, वेरिएबल। पहले इतना हुआ होगा, ध्यान देना, ये लाइन अगर पढ़ेगा कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले न्यू पेरेंट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पहले पेरेंट पढ़ा, पेरेंट क्लास को क्या करने गया, लोड करने गया, 8 बाइट लिया, पेरेंट क्लास को क्या किया, लोड किया, और यहाँ पे अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, इसे कौन स्टैटिक मेथड है, कौन स्टैटिक वेरिएबल है। एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, ST। कुछ नहीं पढ़ा होता तो इसके पास नल पढ़ा होता, मतलब कोई एड्रेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, न्यू ए क्लास का भी, भाई ये लाइन चलेगी ना, ए क्लास का एक क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या है, ए क्लास, लेकिन याद रखना एक बात और, ए क्लास भी लोड हुई होगी, ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट सीधे बन गया होगा, लोड तो कौन हुआ होगा, ए क्लास भी हुई होगी। कोई भी क्लास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये अगर ये क्लास भी है तो ये क्लास भी कहीं कहीं पहले लोड, जैसे ये नहीं हुई है साइड में लोड, वैसे ये भी यहीं कहीं लोड होगी। अगर चाहो तो कर देते हैं,
ये भी 8 बाइट ही लेगा। लिख देते हैं एक क्लास लो। भैया एक क्लास भी क्या हुई है, लोड हुई है। इसका ऑब्जेक्ट बना है ना, इसने भी भाई देखो क्लास लोड हुई है तो 8 बाइट और ऑब्जेक्ट लोड हुआ है, ऑब्जेक्ट बना है तो वो भी कितना 8 बाइट। और ये भी एक, अगर 10 बना दो न्यू न्यू करके 10 बने। क्लास तो एक ही जगह लोड हुई लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बने 10। और इसका एड्रेस भाई एसटी के पास है ना? यही हो रहा है ना अभी तक। अब लेकिन देखो जरा, फिर तुमने क्या किया, पी मेथड को कॉल किया, पी मेथड चला। अगली लाइन में तुमने क्या किया, नल कर दिया। किसको नल किया, ये जो अच्छा पेरेंट क्लास लोड हुई है तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी बनाया है ना। यार देखो ये थोड़ा इधर हो गया है, उल्टा तुम्हें दिखेगा। जैसे ए क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये ए क्लास है, वैसे ही ये भी मान के चलो। और ये क्या है, वैसे तो इसको ऊपर ही बनाना चाहिए था ना, पेरेंट क्लास ना। ये भी 8 बाइट ही लेगा। अब पेरेंट टू बीजे क्या कर दिया तुमने, नल कर दिया। तो भाई इसी पेरेंट टू बीजे के पास इसका एड्रेस था भाई जो। अच्छा ये भी देख लो कि जो ये पेरेंट टू बीजे है ये एक लोकल वेरिएबल है, इसके पास किसका एड्रेस है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का। पेरेंट क्लास का नहीं, किसका, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का। तो मान के चलो एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, PRENTOBJ। ये एक लोकल वेरिएबल है, इसके पास इसका एड्रेस है ना। अब बताओ तुमने PRENTOBJ की इक्वल टू क्या कर दिया, नल कर दिया। इसके पास से एड्रेस छीन के इसको क्या दे दिया, मान के चलो इससे एड्रेस लेके इसको एड्रेस किसका दे दिया, नल का। ना तो ये खत्म हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका क्या हुआ, एसटी का क्या ये भी खत्म हो गया। पहली बात तो एसटी ऑब्जेक्ट के साथ था ही नहीं, ये तो दिख रहा है किसके साथ, देखो साफ साफ क्लास के साथ। इसको खत्म होना है हो जाए या नया बने 10 बने 10 खत्म हो जाए, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो भाई एसटी रहेगा कि नहीं रहेगा, और एसटी रहेगा तो एसटी के पास किसका एड्रेस है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट का। ये 8 बाइट ले रहा है, तो बताओ जब तक ये रहेगा इसको गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं छुएगा। जब वेरिएबल खत्म होता है उसी के ऊपर गार्बेज कलेक्टर जाता है कि अब इसका यूज नहीं है, इसको हटाओ। देखो ध्यान से इस बात को ना। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, अगर हमने इसी पेरेंट नाम के वेरिएबल को इसी क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया होता, पब्लिक स्टैटिक वर्ड नहीं लगाया, मान लो ए टाइप का ही बनाते या बी बनाए जो बनाए, और नाम रख दे मान लो उसका NST। और भाई ये तो दो अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना ऐसे। अब देखो, अब भाई देखो पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, क्या NST यहां लोड हुआ, नहीं सर पेरेंट क्लास लोड हुई, NST लोड हुआ नहीं। जब न्यू पेरेंट करके ऑब्जेक्ट बना तब NST क्या हुआ, लोड। NST। अब जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना तब NST लोड हुआ ऑब्जेक्ट के साथ, और उसके पास एड्रेस किसका आया, ए का। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना
इसको नाम दे देते हैं क्या, ए क्लास ऑब्जेक्ट। और ध्यान से देखो एनएसटी के पास इसका क्या आया, एड्रेस आया। अब जरा ध्यान से देखो इसी कोड को, इसको भी देख लो भाई, देखना हो तो 2 मिनट देख लो, अगर कुछ दिमाग को सही करना हो, फास्ट हो रहा हो तो देख लो, सोच लो। ये सही है, देखो यही हो रहा ना भाई, न्यू पेरेंट करके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी, तो यहाँ पे लिखा है न्यू ए, तो ए का ऑब्जेक्ट भी बनेगा और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, एनएसटी के पास। मतलब इतना होने, इतनी लाइन चलने के बाद इतनी कहानी हो गई ना। फिर इसके बाद पी मेथड को कॉल किया गया, पी देखो ध्यान से, PRNTOBJ जिंदा है, इसके पास एड्रेस है पेरेंट क्लास का, इसके पास एड्रेस है पेरेंट क्लास का, सॉरी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट एड्रेस है। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का है एड्रेस ना, इसको गार्बेज कैरेक्टर छुएगा भी नहीं, इस लाइन पे कुछ नहीं करेगा, आगे की लाइनें चलेंगी, मान लो आगे 10 लाइनें हैं वो चले, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही PRNTOBJ नल होगा क्या होगा भाई, देखो PRNTOBJ इसके पास पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्या है बताओ PRNTOBJ के पास, भले ये एक लोकल वेरिएबल है, इसके पास एड्रेस इसका है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का जो यहाँ बन रहा है, जो 8 बाइट ले रहा है, और इसी के अंदर NST रहता है, जो ऑब्जेक्ट बना है NST उसी के अंदर था ना। देखो ध्यान से भाई, देखो इसके पहले पेरेंट क्लास क्या हुई, लोड हुई, इसके पहले पेरेंट क्लास लोड हुई और उसके साथ कौन था, ST। फिर ऑब्जेक्ट बना तो भाई NST भी तब आया पिक्चर में, और NST के पास एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है ए का, तो वो भी आया पिक्चर में। देखो सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 लाइनें चलती हैं, अभी तक कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस लाइन में पहुंचता है PRNTOBJ को क्या दे दिया जाता है, नल। मतलब इस वेरिएबल से एड्रेस छीन लिया जाता है, उसको क्या दे दिया जाता है, नल। अब नल इसको दे दिया गया, ध्यान से देखना इस बात को। अब इसका एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसे क्या करेगा, क्लीन कर देगा। जब ऑब्जेक्ट क्लीन कर देगा तो NST बचेगा, नहीं बचेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर NST रहता है। कोई आया गार्बेज कलेक्टर, उसको ही साफ कर दिया ऑब्जेक्ट कोई, तो NST बचा, 8 बाइट तो ये गया, NST बचा। अच्छा ये बताओ, NST के बाद भी तो A क्लास का ऑब्जेक्ट था, अब इसका एड्रेस इसके पास है, वो भी चला जाएगा ना। जब हम ये स्टैटिक बना के देख रहे थे, हम ऑब्जेक्ट बनाते हटा देते कोई फर्क नहीं पड़ता, ST था क्योंकि वो क्लास के साथ था। सबसे अच्छी बात यही है, ऐसा होगा कि तुम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 वेरिएबल होंगे, वो 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होंगे, उनके अंदर भी होंगे, वो भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट डिलीट किया तो उससे जुड़े दूसरे जो थे, उससे जुड़े दूसरे, सब खत्म, सारी मेमोरी क्या क्लीन। और स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा। मान लो यही सारे वेरिएबल तुम स्टैटिक बना देते इस तरह से, मान लो तुम्हें बहुत 100-200 वेरिएबल बनाने, तुम सब स्टैटिक बना देते या 500 वेरिएबल बनाने। अब अगर वो स्टैटिक होते तो जो मेमोरी लेता वो छोड़ता ही नहीं। एक टाइम ऐसा आता यूज करना, हाँ, फिर कैसे कर लोगे? तुम वही कह रहे हो कि वो चीज हटा दो, तुम कह रहे हो क्लास तोड़ दो और पढ़ना हो तो मतलब आप भाई देखो, अगर PRNTOBJ खत्म हो गया तो NST के रहने का, यही तो अच्छी बात है उसकी, फिर क्यों यूज करना?
अगर तुम्हें यूज ही करना था एनएसटी को तो पेरेंट ओबीजे को संभाल के रखना, जहां यूज करना है वहां या तो आर्गुमेंट की तरफ पास करो, मतलब कैसे भी करके उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ले जाओ। और अगर कहीं छोड़ दिए और कहीं खुद ही न्यू करके ऑब्जेक्ट बना के नया लिख दिए कोड, हो तो कंपाइल तो हो ही जाएगा। रिंकू सर ऐसा कोड दिखाए होंगे, कंपाइल हो जाए तो क्या होगा, चलेगा थोड़ी ना। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट बनाओगे अगर तुम्हें लग रहा है एनएसटी चाहिए, भाई देखो मान लो तुमको एनएसटी चाहिए तो पेरेंट का ये वेरिएबल बनाया ना, अब इसी के पास है, अब इसको चाहे जो कर लो, ये खत्म हो गया तो सब खत्म। इसको अगर किसी को मान लो दूसरी क्लास के किसी मेथड में यूज करना है तो उसका मेथड कॉल करोगे और आर्गुमेंट में इसको पास करो। सर मेथड तो हम कई बार बना सकते हैं, सेम क्लास का क्लास चेंज है सेम क्लास, हाँ सेम क्लास से कितने बना लो तो, लेकिन ये भी याद रखो अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 अलग अलग एनएसटी होंगे, एक एनएसटी नहीं हुआ, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनएसटी रहेगा। और मान लो 10 में से 10 ऑब्जेक्ट के से 7वें ऑब्जेक्ट के एनएसटी की तुम्हें जरूरत है तो भैया तुमको ये हिसाब रखना पड़ेगा 7वें ऑब्जेक्ट को कहाँ, जहां 7वां ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, पहुंचने को तो 8वां पहुंच जाए, कोड तो ऑब्जेक्ट बना है, डॉट लगाओगे चलेगा, कंपाइल तो हो जाएगा, चलेगा थोड़ी ना, तुम्हारे मन का काम थोड़ी ना करेगा। यही तो बारीकी, इसलिए तो 10 दिन 12 दिन से ये ड्रामा किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर होना भी नहीं है भाई, देखो इसलिए ये देखो फिगर के उसमें है भाई, और ये भी है एक है ना, अगर यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा एक ही बार लिखा जा सकता है। लो भाई मान लो इसका कुछ भी नाम रख दें, ये रख दें, ये अलग ऑब्जेक्ट है भाई, ये अलग 8 बाइट बना, इसके अंदर अलग एनएसटी है, वो अलग है, वो अलग है, कोई मतलब नहीं है, दोनों एक जमीन है एक आसमान है, एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं है। तुम भैया अब तुम ये वैल्यू इस एनएसटी को लेना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट को लोगे तब तो ये एनएसटी मिलेगा, एनएसटी बाहर थोड़ी घूम रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, वही तो समझनी है बात, यही तो समझने की बात है। बस तुम ऑब्जेक्ट अपना भूलो मत, जहां तक जा रहा है तुम देखो यार, देखोगे दिखाई देगा भाई कहाँ रह रहा है और कहाँ इसे हम खत्म कर दे रहे हैं। यही है, शुरू में कोड करोगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएंगे, जब उसे ट्रैक करोगे अपनी गलती भी समझ में आएगी, यार यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब नया हो गया, यही तो अच्छी बात है। जैसे देखो क्या है, 2 क्लास अलग अलग होती है लेकिन क्लासेस कितनी बनाओ, लेकिन एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और 100 के 100 क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसमें कुछ रखो इसमें कुछ रखो इसमें। इसीलिए मैक्सिमम चीजें हम क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक्स बनाते हैं जब कोई स्पेशल रीजन होता है, तब जब हमें पता होता है कि ये फलानी वैल्यू है, जो इस्तेमाल करेगा जहां इस्तेमाल करेगा उसको यही चाहिए, फिक्स चाहिए, तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं। और हमें फिक्स चाहिए नहीं, मतलब अगर चेंज हो तो सबके लिए हो जाए, जो रहे सबके लिए एक जैसा रहे। अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तभी हम उसको स्टैटिक बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुको।
तो ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अच्छा। अब चलो, तुम्हें ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, क्लास, मेथड्स, है ना, और प्लस। अच्छा, सर ने इसके बारे में बताया है क्या? पेरेंट चाइल्ड छोड़ो, इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसमें कुछ बात, हाँ, वैसे नाम क्या है ना? पहले ये समझो, न्यू करके क्लास का नाम लिखते हो तो ऑब्जेक्ट बनता है ना, कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो इसीलिए नाम आया है किसका? कंस्ट्रक्टर का। जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं, सोचो ऐसे सिंपल सोचो, मान लो कोई एक मेथड है या कुछ काम है, हमें ये काम करना है, तो हम भाई क्या करते हैं, मान लो हमें कुछ काम करना है, तो क्लास है, क्लास के अंदर कोई मेथड है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नॉन स्टैटिक मेथड था, उसे क्या कर दिया? कॉल कर दिया, और वो काम हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें हर बार करने ही करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि क्रोम पे टेस्टिंग करो, क्रोम पे टेस्टिंग करो, क्रोम पे ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है, इसका ये फलाना यूआरएल है, इससे क्या करो? टेस्टिंग करो। तो क्या करोगे तुम पहले? यूआरएल, भैया ब्राउजर खोलोगे तब तो यूआरएल, सबसे पहले सिस्टम पे देखोगे क्रोम है कि नहीं। अगर क्रोम है तो क्रोम को क्या करोगे? लॉन्च करोगे ना। तब तो चाहे यूआरएल डालो, चाहे एप्लीकेशन खोलो, उसमें यूजर नेम डालो, चाहे पासवर्ड डालो, गलत साइट डालो, सही डालो, जो करना है कब करो? तो मान लो क्रोम एक क्लास हो, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसी भी पर्पस से, ऑटोमेशन के लिए या किसी के लिए, तो बताओ हमें एक काम करना होगा कि नहीं? लॉन्च। हमें क्रोम को लॉन्च करना ही करना है भाई, इससे बच सकते हैं? नहीं। तो एक तो रास्ता ये है कि भाई हम क्या करें, क्रोम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और लॉन्च मेथड क्या करें? कॉल करें। तो एक लाइन में ऑब्जेक्ट बनाया, एक लाइन में क्या किया? मेथड कॉल किया। मेथड का नाम क्या था? लॉन्च। तो हमने एक लाइन लिखी ना, लॉन्च। मान लो इसी क्रोम क्लास को यूज करने वाले दुनिया में लाखों लोग, और अपनी जिंदगी में इस चीज को वो हजारों बार यूज कर रहे हैं, तो कितना हो गया बताओ? 1 लाख गुणे 1000 कर लो। हाँ, 1 लाख गुणे 1000 कर लो। इतनी बार इसकी जरूरत पड़ी, और हर बार हमने एक मेथड क्या किया, एक लाइन में ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरे लाइन में क्या किया? लॉन्च नाम का मेथड का।
मान लो 1 करोड़ नंबर ही आया जो अंदाजा लगाया हमने, तो 1 करोड़ बार लॉन्च मेथड कॉल किया किसी ने। दुनिया में अगर ये क्रोम नाम की क्लास किसी ने बनाई और सबको ऑटोमेशन के लिए दी और लाखों करोड़ों लोगों ने उसे क्या करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया। अब सबको पता है भैया हमें टेस्टिंग करनी है, तो पहले क्या करना है, लॉन्च करना। हर आदमी ने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर क्या किया, लॉन्च मेथड कॉल किया। 1 करोड़ आदमी थे और ऐसा उन लोगों ने अपनी लाइफ में मान लो 1000 बार किया। तो लगभग 1 करोड़ बार दुनिया में लिखी गई ये लाइन, समथिंग ऑब्जेक्ट बना के न्यू क्रोम करके ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल में रखा, डॉट और लॉन्च नाम का क्या किया, मेथड। तो 1 करोड़ लाइनें लगी कि नहीं लगी? लेकिन सोचो अगर तुम्हें पता ही है कि क्रोम जब हमें काम करना है क्रोम में, तो हमें यार क्रोम को लॉन्च करना ही करना है। वो जो लॉन्च मेथड का कोड था उसे लॉन्च मेथड में न रखते, उसे कट करते और पेस्ट कर देते क्रोम क्लास के, क्रोम क्लास के किसमें, कंस्ट्रक्टर में। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता तो कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो सिखाया गया होगा कि भैया जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा मेथड है, देखो दिख रहा है ना सामने। जैसे अगर क्रोम नाम होता है इसका तो क्या होता, चेंज कर दें, ये देखो। तो क्रोम नाम का क्या होता, कंस्ट्रक्टर होता ना। अगर हम इसी के अंदर लॉन्चिंग का, भाई 2 रास्ते थे मेरे पास, तुम ही बताओ। या तो हम क्या कर देते, यहाँ पे एक मेथड बनाते जिसका नाम रखते ऐसे है, पब्लिक वाइड लॉन्च, लो जी लिख दिया। अब सबकी जरूरत है क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाओ, लॉन्च मेथड कॉल करो। हर आदमी कितनी लाइन कर रही है, एक ऑब्जेक्ट बनाने की और एक लॉन्च। जबकि तुम्हें पता है कि लॉन्च करना एकदम जरूरी काम है, इससे तुम बच नहीं सकते। तो क्यों तुम यहाँ पे कोड लिख रहे हो, लॉन्च नाम का मेथड लगा रहे हो जिससे कोई कॉल करे तो वो 1 लाइन लिखे एक्स्ट्रा। ऐसा न कर दो कि यहीं पे क्रोम नाम का क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर बना दो। भाई कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम से मैच करता है ना, यही होता है कि नहीं? कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, क्लास के नेम से मैच करता है। इसी के अंदर अगर लॉन्चिंग का कोड लिख दो, लो जी अब क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर रन होगा, कंस्ट्रक्टर रन होगा तो लॉन्चिंग का कोड चलेगा, लॉन्चिंग का कोड चलेगा तो ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा। अब क्या लॉन्च मेथड अलग से कॉल करोगे, नहीं, 1 लाइन बच गई, अपना ही तो देख रहे। और तुमने भी अपनी लाइफ में 1000 टाइम्स यूज किया, 1000 बार यूज किया, तुम्हारा इतना बचा, ऐसे करोड़ों लोगों को बचा, क्योंकि इस क्लास को यूज करने वाली दुनिया में कितने लोग हैं, मान लो, है ना। तो बताओ अच्छी चीज है कि नहीं? इसीलिए कंसेप्ट आया। देखो कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो उस टाइम पे ऐसा कौन है जो उसको उसकी जरूरी चीजें जो पता है कि इसके बिना काम नहीं चलना यार, तो वो सारी चीजें व्यवस्था करके दे, अलग से उसके लिए हमें मेथड कॉल करने की जरूरत ना पड़े। ऑब्जेक्ट बने उतना काम हो जाए, और काम एक नहीं, 1 2 3 भाई। अब तुम्हारे पास ब्लॉक है, अब बीच में चाहे 1 लाइन लिखो, चाहे 10 लाइन लिखो, चाहे 100 लाइन लिखो, तुम इसके लिए आजाद। तो अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और लगता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ भैया ये तो होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, अलग से क्यों उसको मेथड बनाना, वो सारा कंस्ट्रक्शन, वो जो, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंस्ट्रक्टर। कि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। कितने भी कैसे बताएंगे, और जैसे एक क्लास में एक सेम नेम के कितने मेथड बना सकते हो, कैसे? अभी एक ही, लेकिन एक कंसेप्ट और है, उसके थ्रू कई बना सकते हो। तो वही सेम कंसेप्ट कंस्ट्रक्टर के लिए भी लगेगा। अभी तुम इतना ही देखो कि भाई ये कंस्ट्रक्टर है ना,
अच्छा कभी ये सोचा कंस्ट्रक्टर के आगे भी लगता है यार ये वर्ड पब्लिक? कोई भी एक्सेस क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये चलेगा। अगर देखो पब्लिक, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बनाया तब इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ये चलेगा। लेकिन तुमने यहाँ क्या किया, कुछ नहीं दिया। इसका क्या मतलब होता है बताएगा? ठीक है चलो हम उसको छोड़ो। ये बताओ पब्लिक क्या लिखा हुआ है? क्रोम। अब इस भाई इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, चलेगा। और ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो जो इसमें कोड लिखा रहेगा वो चलेगा, रन होगा। इसके नाम में पब्लिक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नाम में तुम प्राइवेट लिख दो तो अगर एक क्लास भले पब्लिक हो, अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो बाहर से उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर चल नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। सीधी बात है ना। इसी वजह से देखो एरर दे रहा है। इसको अगर कुछ नहीं देते हो तो इसका टाइप होता है क्या मालूम है? क्यों चलेगा यार, यही तो पूछ रहे थे हम। डिफॉल्ट 4 एक्सेस में डिफॉल्ट बताए गए होंगे ना, प्राइवेट और एक क्या बताया गया होगा, डिफॉल्ट। हाँ और पब्लिक एक प्रोटेक्टेड हो तो बाद में देखेंगे। डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कोई अपने पैकेज में यूज कर पाएगा। भाई इसको क्यों दिक्कत है? ये देखो एरर सारी खत्म है ना। कहाँ गई पेरेंट क्लास? अच्छा क्रोम, ये देखो अगर इसके आगे तुमने वर्ड लिखा है क्या, कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। इसका मतलब होता है ये अपने पैकेज के अंदर यूज हो सकता है, पैकेज के बाहर नहीं। एरर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ एक ही पैकेज है, उसी पैकेज के अंदर सब है। अगर एक नया पैकेज बना दो, इन लोग दोनों को अलग अलग पैकेज में रख दो, जो इनको यूज कर रहा है जहां ये बने हैं, अगर अलग अलग पैकेज में रहे तो ये डिफॉल्ट भी है, काम नहीं करेगा। देखो सॉरी, मान लो पैकेज का नाम माई पैक कर देते हैं, लो जी। और एक क्लास को उठा के क्रोम का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, आर बना रहा है। चलो देखो एरर दे रहा है ना, कह रहा भैया नहीं ऑब्जेक्ट बनाने देंगे। तुम क्रोम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दूसरे पैकेज का है, वो तो पब्लिक है, ठीक है हम बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, प्राइवेट नहीं है, सॉरी डिफॉल्ट है। बाहर वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, बाहर के पैकेज वालों के लिए हम वो चला नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या ऑब्जेक्ट बना पाएंगे? बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट अधूरा। भाई कंस्ट्रक्टर की कोई शौकीनी भी तो बनाया नहीं, जरूरत थी इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाया। अब वो चलेगा नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट मतलब नहीं है ना। सब तो ऑब्जेक्ट क्या है, अधूरा। अधूरा है तो गलत सही काम करेगा ना। मेरी एक्सपेक्टेशंस के हो सकता है अपोजिट काम करेगा, इसलिए ऐसी चीज हम ये देखो अलाउ ही नहीं कर रहा। हम पब्लिक करते हैं तो फिर अलाउ करता है, बिल्कुल करेगा। देखो अगर यहीं आओ, इसी के आगे क्या कर दो, पब्लिक कर दो। देखो हर चीज बड़ी लॉजिकल है। भले क्लास पब्लिक थी, लेकिन कंस्ट्रक्टर के का एक्सेस मॉडिफायर चेंज करने पे फर्क पड़ गया, उसे कहाँ यूज किया जा रहा है। भाई कंस्ट्रक्टर का मतलब ये जान लेना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चलेगा। अगर ये नहीं चल सकता तो बाहर वाले को ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देगा, कहेगा जब हम चलेंगे नहीं तो ऑब्जेक्ट अच्छा से नहीं बनेगा, तो बनाने ही नहीं देगा। अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो तो कोई बाहर से ऑब्जेक्ट बना ले, नहीं बना पाएगा। डिफॉल्ट हो तो कोई दूसरे पैकेज का बना ले, नहीं बना पाएगा।
पब्लिक है तो भी बना दो, इसीलिए तो उसे पब्लिक रखा गया। अच्छा ये देखा, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिख सकते यार, मेथड हो गया। अच्छा स्टैटिक क्यों नहीं लिख सकते? देखो क्रोम क्लास कब चलेगा? जब कोई न्यू क्रम करके ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वो चीज स्टैटिक होगी तब तो क्लास के साथ लोड हो जाएगी ना। इसलिए कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। भाई स्टैटिक हुआ तो ऑब्जेक्ट क्लास के साथ जाएगा। जबकि ये चलना कब है? ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। अगर क्लास से कंस्ट्रक्शन में हेल्प चाहिए तो स्टैटिक ब्लॉक है ना भाई स्टैटिक ब्लॉक है ना, इसीलिए तो है कि क्लास लोड होने के टाइम पे ही चल जाता है। मेन मेथड चलने से पहले भाई पहले क्लास लोड होगी तब मेन मेथड चलेगा ना। तो वो भाई क्लास के लोडिंग में या कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, इसलिए वो स्टैटिक ब्लॉक है। और ये तो वो है कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट के टाइम पे है ना, इसलिए स्टैटिक वर्ड कहाँ से यूज कर सकते? नहीं कर सकते। अगर मान लो तुमने लिख भी दिया ऐसे, तो ये नाम है क्लास का, संजोग है कि भैया नाम इस मेथड का नाम और इस क्लास का नाम क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। जैसे दूसरे मेथड है वैसे ये भी एक मेथड है, कोई स्पेशल नहीं है। ये अपने आप वो नहीं चलेगा ना। भाई कंस्ट्रक्टर के संग एक क्वालिटी होती है ना कि उसको मतलब ये है कि आप उसको अलग से कॉल नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप तो छोड़ो, हाँ नहीं होता, लेकिन अलग से कॉल नहीं कर सकते। जब कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे कॉल होगा। एक क्लास का 10 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, 10 बार वही कंस्ट्रक्टर अलग अलग चलेगा। लेकिन तुम चाहो कि कभी किसी को अलग से कॉल कर लो तो ये पॉसिबल नहीं। कि जब चलेगा तब कब चलेगा? ऑब्जेक्ट के साथ। और अगर स्टैटिक वर्ड लगाए तो मेथड हो गया। गलती से नाम मैच कर रहा है तो इसमें क्या कर ले जाओ? नहीं रखना चाहिए था ऐसा नाम तुमको, लेकिन तुमने रखा भी है, तुम्हारी मर्जी, सोचा होगा रखा होगा। तब इसीलिए यहाँ स्टैटिक वर्ड, और मान लो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड हटा दें तो बन गया क्या? नॉन स्टैटिक। मतलब कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक भी हो सकता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये बात तो सही हो गई। अब अगली बात आती है, एक मेथड है तो मेथड में दो बातें हैं, क्या तो मेथड रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा। अब रिटर्न करेगा चाहे जो करे, चाहे इंट करे, स्ट्रिंग करे, ये करे, वो करे, कुछ भी करे, लेकिन करेगा क्या? एक मेथड में क्या बातें होंगी? दो ही होंगी ना, या तो रिटर्न करेगा या तो रिटर्न नहीं करेगा। मान लो रिटर्न नहीं करेगा तो क्या लिखा जाएगा? वाइड। तो ये मेथड है, इसका नाम क्या है? क्रोम है। ये भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये चलेगा नहीं। तुम सोचो कि न्यू क्रोम करें, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, गलती से जिसका नाम क्लास के नाम से क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर वाइड नहीं हो सकता। भाई कंस्ट्रक्टर वाइड क्यों नहीं हो सकता? जब न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो तो क्या होता है? न्यू क्लास का नाम लिखे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनने की बात आती है। जब ऑब्जेक्ट बनने की बात आती है तो कंस्ट्रक्टर चलने की बात आती है। कंस्ट्रक्टर चलता है, ऑब्जेक्ट बन के तुमको मिलता है। तो जब भी न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो तो कभी खाली जाता है? नहीं। न्यू लिखे हो, क्लास का नाम लिखे तो भैया ऑब्जेक्ट के लिए ना, किसी क्लास को न्यू लिखे, क्लास का नाम लिखे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर चला, तो रिटर्न होकर क्या गया? कंस्ट्रक्टर थोड़ी जाएगा यार। कंस्ट्रक्टर तो एक मेथड है, कोड है जो चला, लेकिन न्यू लिखा, क्लास का नाम लिखा, जल्दी लाइन पढ़ा तो वो गया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने। ऑब्जेक्ट बनाने गया तो कंस्ट्रक्टर चलाया, कंस्ट्रक्टर चला के ऑब्जेक्ट बना के दिया ना, खाली हाथ तो नहीं छोड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि न्यू ए लिख दो, न्यू बी लिख दो, या न्यू लिख के किसी क्लास का नाम लिख दो और कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिला? कंस्ट्रक्टर का मन नहीं था देने का। भैया न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर अगर है तो उससे होके ही गुजरेगा ना। तो कंस्ट्रक्टर चलने के बाद कभी खाली नहीं हो सकता।
हमेशा मिलेगा। जब तुम्हें पता है हमेशा ही मिलेगा तो तुम वाइड कैसे लिख सकते हो यार? वाइड की पॉसिबिलिटी तब आती है जब तुम्हारे मतलब है कि भैया नहीं मिलेगा तो हम वाइड ही लिख रहे हैं, या तो मिलेगा ही मिलेगा तो वाइड कैसे लिख सकते हो? इसीलिए वाइड वर्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है भैया वाइड नहीं होगा तो रिटर्न करेगा। रिटर्न में भी दो बातें आती है भैया, क्या रिटर्न करेगा? चलो भैया ये क्या कर दिया रिटर्न, इंट, और मान लो हमने यहाँ लिख दिया क्या, रिटर्न 100। अब भी ये कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंट ना। ये गलत नहीं लिख रहे। तुम ही सोचो, जब न्यू लिखते हो, प्रोम लिखते हो, प्रोम क्लास का ऑब्जेक्ट बनने की बात आती है, कंस्ट्रक्टर चलता है और ऑब्जेक्ट मिलता है ना, इंट तो नहीं मिलता, तब कैसे इंट लिख दोगे भाई? क्यों इंट नहीं लिख सकते यहाँ? क्यों यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिख सकते? क्यों यहाँ डबल नहीं लिख सकते, लॉन्ग नहीं लिख सकते, कुछ क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब न्यू लिख के क्लास का नाम लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनने की बात आएगी, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इंट कहां से लिख दोगे? मनमानी लिख दोगे? नहीं लिख सकते ना भाई। तो यहाँ इंट नहीं लिख सकते, क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी किस क्लास का भाई? न्यू लिख के जिस क्लास का नाम लिखा है उसी का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसी का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। तो भैया ऑब्जेक्ट तो किसका मिलेगा? क्रोम का ना। तो लिख दो भैया क्या, क्रोम। अच्छा, किसी और का भी मिल सकता है क्या? अगर न्यू क्रोम लिखे तो क्रोम क्लास का ऑब्जेक्ट बनने की बात है, कंस्ट्रक्टर चला, क्रोम क्लास का क्या चला, कंस्ट्रक्टर चला, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा? क्रोम का ना। पेरेंट का, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी का भी कैसे मिल सकता है यार? जब न्यू क्रोम लिख रहे हो तो क्रोम क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्रोम का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है? क्रोम का ना। अगर तुम्हें मिलने वाली चीज फिक्स है तो उसे बताने की क्या जरूरत है? हम बताते क्यों हैं? मेरा एक मेथड है, वो इंट भी रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है। आज वो इंट रिटर्न कर रहा है, कल को हमें समझ में आया नहीं भैया गलत कर रहा है, हमने डिलीट किया, रिटर्न टाइप क्या किया, चेंज कर दिया, जहां यूज किया था वहां चेंज किया, बात हो गई ना। एक मेथड है, मेरे ऊपर है, मेरी जरूरत के ऊपर है कि क्या वो रिटर्न करेगा और क्या रिटर्न नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको रिटर्न करना है और वही चीज रिटर्न करनी है। न्यू करके जिस क्लास का नाम लिख रहे होगे, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, उसी का कंस्ट्रक्टर चल रहा होगा और उसी का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। फिक्स है ना मिलना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि न्यू ए लिख दो और कंस्ट्रक्टर क्रोम का चल जाए, या ऐसा भी नहीं कर सकते न्यू लिख दो, ए लिख दो, कंस्ट्रक्टर ए का चले और नहीं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, न्यू ए लिखो और कंस्ट्रक्टर ए का चले, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रोम का दे दे, ए का ही मिलेगा ना। क्रोम का करोगे तो क्रोम का ही मिलेगा ना, फिक्स है ना। तो बता क्यों रहे हो? मेंशन करने की जरूरत क्या है? मेंशन करने की जरूरत तो तब है ना जब ये भी हो सकता है और जब वो भी हो सकता है। जब जो चीज पता है तुमको यही हो सकती है तो फिर क्यों लिख रहे हो? इसीलिए यहां किसी रिटर्न टाइप की बात नहीं होती, सिर्फ पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट चाहे जो रहे और इसके बाद सीधे वही नाम जो क्लास का नेम है, वही क्या है, कंस्ट्रक्टर। जरूरत क्यों है? बड़ी बहुत जरूरत की चीज है। किसी जगह अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। हाँ अगर ये क्रोम के कंस्ट्रक्टर में कुछ जैसे इंट ए, हाँ लिखो, एकदम लिखो, यहाँ कुछ भी लिखो भाई। यहाँ अंदर मेथड है, ब्लॉक है, 2 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, 100 लाइन लिखो, 1000 लाइन लिख लो, तुम्हारी मर्जी। जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो फिर वो साथ में ओरिजिनल भी हो जाएगा ना। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर वाले चलेंगे। नहीं, जैसे ये मान लो ऐसा भाई, अब ऐसा नहीं है, हो सकता है इस क्रोम क्लास के अंदर भैया ये लिखा गया हो, न्यू बी, न्यू बी लिखा, तो इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हो रहा है। अब मान लो, अब ये बी जो है, मान लो इसको बी नाम के एक ना लोकल वेरिएबल, भैया लोकल वेरिएबल क्या होता है? मेथड के अंदर के वेरिएबल थोड़ी कहते हैं, शायद रिंकू सर ने करेक्ट कराई हो। जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर रहता है वो उस ब्लॉक का क्या होता है,
उसका इसको आखिर ये बताओ, हाँ उसका उसी ब्लॉक तक स्कोप होता है, ब्लॉक के बाहर नहीं। भैया ये देखो क्या यहाँ लिखा है ना यार, देखो क्रोम का ऑब्जेक्ट बनेगा 8 बाइट लेगा, कंस्ट्रक्टर चलाएगा न्यू बी पढ़ेगा तो बी का भी बनाएगा ना, वो भी 8 बाइट लेगा। अगर बी के अंदर 10 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और वो भी आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखे हुए हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी बनेंगे भैया, वो भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बताओ। और इसके बाद लेकिन जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर के बाहर निकलेगा तो ये बी ओबीजे नाम का लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके पास एड्रेस इसका था बी का, तो बी भी खत्म हो जाएगा। जो नया जो ऑब्जेक्ट बना बी के पास 10 अलग अलग का था वो भी खत्म हो जाएगा। यही तो नॉन स्टैटिक की क्वालिटी है। स्टैटिक रहता तो कोई खत्म नहीं होता, जो जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहा होता, मेमोरी छोड़ता ही नहीं, है ना। देखो तो कुछ भी हो तो देखो नियम वही है, ऐसा नहीं है कि अलग चीज के लिए अलग नियम है। वेरिएबल्स के नियम वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां तक है कहां तक नहीं है ये नियम भी वही चलेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये भी पता चला ना कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं स्टैटिक हो सकता है, नॉन स्टैटिक ही होगा। और क्यों नहीं वाइडली रिटर्न टाइप हो सकता, मतलब 2 ही बात बची। या पब्लिक प्राइवेट जो लिखना है लिख दो, बाकी नाम लिखो मेथड क्लास का, वही कंस्ट्रक्टर है, बाकी और कुछ कहानी जिसमें लिख कुछ और लिख दिया तो ये कंस्ट्रक्टर रहा ही, फिर तो एक नॉर्मल मेथड है जैसे दूसरे हैं, बस नाम है, संजोग है कि इसका नाम मैच करता है क्लास से, बाकी उसका कोई स्पेशल मतलब है नहीं। तो ये बात समझ में आई। तो ये हो गया। अच्छा चलो कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब अच्छा एक चीज और देखो, अब हमें क्या करना है, तो अब बेसिक चीजों का आइडिया है, वीडियोस एक आध बार फिर से देख डालो जल्दी से जल्दी, या जो रिसेंट क्लासेस हैं 4-5 उनके तो जरूरी देख डालो, ठीक है। तो अब मान लो हमें क्या करना है, अब हमें देखो अभी तो हमने जावा की बेसिक कंसेप्ट कुछ देख, अब मान लो हमको इनको यूटिलाइज करने का अब है कि अब भाई इसको यूज कैसे करें। अभी ए बी सी प्रिंट करा रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं दिमाग में ये आ रहा होगा यार कि यही प्रिंट कराना था, इसके लिए तो नहीं कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना भाई, कोई मेरा टिकट बुक करके दे रहा है, कोई कुछ करके दे रहा है, तो उसमें इतना ही तो काम नहीं हो रहा है, ABC प्रिंट हो रहा है, जाने क्या क्या लिखा गया है, हजारों लाखों लाइनें लिखी गई हैं, तो हजारों लाखों लाइनें वो भी फालतू नहीं लिखी गई, किसी कोई वर्क था, कोई रिक्वायरमेंट थी, कोई जरूरत थी, इसकी वजह से वो लिखी ना। तो अब यहाँ भी बात आती है कि हम भी इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। हमारे लेकिन हमें जो इम्प्लीमेंट करना है वो ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तुम लोगों ने अभी तक टेस्ट केस का तो आइडिया है ना भैया, जो चला के देखते हैं वही लिख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट केस बोलते हैं। एक बार लिख दिया, जिसको चलाना होगा उसको दे देंगे, लो भैया पढ़ो और चलाओ और बताओ सही है, पास है कि फेल है, भाई यही होती है टेस्टिंग ना। लेकिन टेस्ट केस के साथ दिक्कत क्या आती है, टेस्ट के साथ दिक्कत ये आती है, मान लो एक टेस्ट केस है, लिखने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, चलो हर बार चलाने में कितना टाइम लगता है, मान लो 20 मिनट, 15-20 मिनट में तुम चला के देख लेते हो कि सही चल रहा है कि नहीं, और लिखने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। अब बताओ एक, और मान लो हाँ चलो 1 घंटा लगा, अब एक बार लिख लिया, कितना टाइम लगा है, 1 घंटा लगा दिया, 1.5 मान लो 2 घंटा लगा दिया, इसके बाद हर बार कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। अब तुमको रिग्रेशन टेस्टिंग में पढ़ाई गई, रिग्रेशन वर्ड यूज किया गया है ना, वही चीज अब सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वही चीज दोबारा फिर से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो भाई एक टेस्ट केस जिसको 20 मिनट में लिखा, एक बार चला के देखा, 3 दिन बाद नई बिल्ड आई, फिर चला के देखेंगे ना, रिग्रेशन करेंगे ना, फिर 5 दिन बाद बिल्ड आई, फिर चला के देखा। अब ऐसे ऐसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट 3 साल चला या 3 साल से चल रहा, तो अब बताओ जरा 3 साल से अगर चल रहा है, एक बार टेस्ट केस लिखने में कितना घंटा लगाया, मान लो 1, हर बार चलाने में कितना लगाया, 20, 3 साल से चल रहा है, 3 साल में मान लो उसकी 100 बिल्ड आई, कितनी बिल्ड आई, 100 बिल्ड आई, हर बार 20 मिनट लगाया, कितना टाइम खर्चा किया, 100 × 20 करो 2000 मिनट,
और पहली बार लिखने में मान लो 100 मिनट लगा देते, कितना 2100 मिनट। अब कितना घंटा लगा, 60 से भाग करो, लगभग 35 घंटा 36 घंटा एक टेस्ट केस के ऊपर लगा ना, लगा कि नहीं भैया। आज का थोड़ी सोच करोगे, ये बिजनेस है, यहाँ 4 साल बाद भी क्या होगा वो सोचोगे तभी तो भाई बिजनेस में सोचा, लगा भैया हाँ मैं इसमें कितना खर्चा हुआ, लगभग 35 घंटा। अब 35 घंटा मान लो जो टेस्ट केस लिख रहा था या जो टेस्ट केस चला के देख रहा था वो $20 पर घंटे उसका बिलिंग का रेट है। तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी ने आगे क्लाइंट को ये बता रखा है कि इसका रेट क्या है भैया, $20 पर। तुम्हें नहीं पता लेकिन वहां आपस में फिक्स है। तो अब कितना हो गया भाई, जरा जोड़ो, 35 गुणे 20 करो, लगभग $700। अब $700 अब इसे रुपए में करो, 70 या 75 रुपए, लगभग 50,000 रुपए हो गए, है ना। तो एक टेस्ट केस का खर्चा कितना आया, 50,000 ना। एक टेस्ट केस की कॉस्ट कितनी है, 50,000। क्योंकि भाई हर बार है, लिखने में भी 1 घंटा लगा जो लगा, लेकिन हर बार चलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 20। इससे बच नहीं। मान लो हमने इसी को, यही टेस्ट केस जो चला के देख रहे थे, इसी को ऑटोमेट कर दिया होगा, सीधे इस चीज को करने का कोड लिख दिया होता, जो काम हाथ से चला के देख रहे हैं वो काम मेरा कौन कर देता, कोड कर देता। उस कोड को लिखने में हमें हो सकता है 10 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, 10। अब लेकिन हर बार जब चलेगा तो हो सकता है 2-3 मिनट में चल जाए, और जब चलेगा भी तो उसको टाइम से मतलब थोड़ी ना, उसको आदमी थोड़ी चाहिए भाई। हम बैठेंगे तो थोड़ी चलेगा, हम तो टेस्ट केस ऑटोमेट करके दे दिए हैं। रात को रात शाम को ऑफिस से निकले काम करके, चला दिए, चले गए, 15-16 घंटे बाद वापस आए ऑफिस से, घर से ऑफिस आए, तब तक सब चल चुका था, सारा रिजल्ट आ चुका था। हम देख लिए क्या सही है और क्या गलत है, और क्लाइंट को बता दिए भैया इतना सही है इतना गलत है, इसमें ये गड़बड़ है इसमें ये गड़बड़। अब हम कोई दूसरा काम करेंगे ना, तो अब मान लो कितना घंटा लगा, 10 घंटे। कितना लगा, 10 घंटे। और इसके बाद जो लग रहा है टाइम, वो हमारा टाइम थोड़ी लग रहा है, तो कंप्यूटर पे चलता है। कंप्यूटर कौन सा मांगा है, कंप्यूटर थोड़ी सैलरी मांगता है कि इतने $10 पर घंटे, तो यार एक बार खरीद के ले आए, जो वो 10-20-50,000 रुपए का जो ले आए, तो जितने 4-6 साल चलेगा ना, उसको बस बिजली चाहिए, किसी आदमी की तो जरूरत है नहीं। उसको इसकी भी हम हैं, शाम दिन में काम करेंगे, रात में थोड़ी करेंगे यार। उसको दिन रात में मैटर ही नहीं करता, उसको लाइट दो, बिजली दो, चलेगा दिन रात, चाहे 24 घंटे चलेगा। उसको भाई हमने कोड लिखा, 10 घंटे लिखा, 10 घंटे में कोड लिख दिया, उसी की कॉस्ट है। चलाने की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है नहीं। बीच में बिगड़ा थोड़ा बहुत, तो हमने उसको सही कर दिया, और मान लो 10 घंटे लग गए। कितना टाइम लग गया, 20 घंटा। अब कितना हुआ, $400, मान लो $500। तो कुछ बचा कि नहीं बचा। और ये तो हमने तब बताया कि जब 2-3 साल चला, जो प्रोजेक्ट होते ना, 8-10 साल चले, तब बताओ ये अंतर कितना हो जाता, बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, आदमी है, गलतियां भी कर सकता है। आदमी है, ये भी फर्क पड़ता है, उसका दिमाग सही है नहीं है ना। मशीन के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जो करना है एक्यूरेटली, अगर एक्यूरेट लिखा गया तो एक्यूरेटली हर बार करेगा उसको, उसके पास कोई ऐसे इमोशंस नहीं। तो वही क्या, ऑटोमेशन आया कि नहीं आया, इसने टाइम क्या किया, बचाया। टाइम बचाया तो सीधे सीधे पैसे बचे, काफी टाइम का ही तो पैसा है, और कुछ थोड़ी देर स्पीड भाई, कुछ तो और हम देते नहीं अपने पास से ले जाके, भाई दे तो इस बात में सैलरी मिलती हो, हम आके कुछ देर उनको टाइम तो देते हैं, 8 घंटे दें 9 घंटे दें, जो भी देना है, लेकिन हम टाइम तो देते हैं। तो इसी वजह से ऑटोमेशन पिक्चर में आया। हमें भी यही देखना है, यही सारे कंसेप्ट हमें ऑटोमेशन में यूज करने हैं। अच्छा, लेकिन ऑटोमेशन के साथ भी एक बात है कि सोचो जरा,
मान लो एक प्रोजेक्ट है छोटा सा और उसको 6 महीने चलना है। कितने महीने चलना है? 6। और मान लो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, 6 महीने में आएगा रिक्वायरमेंट आएगी और 6 महीने में सब क्या हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट है जो 10-10, 15-15 साल से चल रहा है, वो अलग चीज है। एक ऐसा भी है जो 6 महीने से चल रहा है, उसमें टेस्टिंग की जाती है। तो भाई टेस्टिंग की जाती है तो मैनुअल भी की जाती है। मान लो हमें उसमें क्या करना है? ऑटोमेशन। तो टेस्ट केस था, हमने क्या किया, उसको मैनुअल करते तो कितना टाइम लगता? 6 महीने का था। मान के चलो 6 महीने में बिल्ड आई कितनी बार? 20 बार। कितनी बार आई? 20 बार। या हाँ मान लो 20 बार है, वैसे 20 बार, हाँ मान लो 20 बार 20 बिल्ड आई। अगर 20 बिल्ड आई तो ये एक बार लिखने में कितना लगा था? 1 घंटा। और हर बार वो करने में कितना टाइम लगेगा? 20-20 मिनट। तो 20 गुणे 20 कितना हुआ? 400। और प्लस 1 घंटा और 60 मिनट और जोड़ो, कितना हुआ? 460 मिनट। जरा घंटे में बदलो, 8 घंटे आया ना, यही खर्चा आया ना। लेकिन सोचो 6 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने कहा नहीं हम ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेट करने में हमने कितना टाइम ले लिया? 10 घंटे। तो कितना टाइम ले लिया? 600 मिनट तो ऐसे ले लिया। ले आने चलाने के लिए कंप्यूटर लगाया, ये कराया, वो कराया, सारे ड्रामे करने के बाद टोटल खर्चा कितना है? मान लो 900 सेकंड का, सही 900 मिनट का। घंटे में जोड़ लो, मान लो 15 घंटे। तो बताओ ऑटोमेशन सस्ता पड़ा कि मैनुअल? ऑटोमेशन कैसे भाई? ऑटोमेशन में लग गए कितने घंटे? 900 मिनट, 15 घंटे। और मैनुअल में लगे कितने? सिर्फ 6-7 घंटे या 8 घंटे। सारा ड्रामा किया, सब कुछ करने के बाद भी हमें 7 घंटे का क्या हुआ? अगर पैसे में कन्वर्ट कर लो भाई, अगर 8 घंटे की कॉस्ट है $20 के हिसाब से कितना होगा? 20 $160 रुपए में कन्वर्ट कर दो तो लगभग 10-11 हज़ार रुपए, 11-12 हज़ार रुपए। और यही ऑटोमेशन से किया तो लग गए कितने? 15 घंटे। ऑटोमेशन का आदमी था, पैसा भी ज्यादा मांग रहा है। वो कह रहा था नहीं $20 नहीं भैया, हम तो 30, इसका तो पैसा $20 में है। अब सोचो राइट। हाँ तो रहने दो, चल रही है ना, चलने दो। हाँ तो सोचो तो कितना हुआ? $30 पर आप 15 घंटे थे तो उसने कितना मांगा? $450। लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत पे करनी पड़ी। इसीलिए जरूरी ये नहीं है कि कुछ भी है कहीं भी इस्तेमाल कर दो, हमेशा देखना पड़ता है इस चीज की कॉस्ट का। इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, हर बिजनेस में इस्तेमाल होता है, हर वर्क में इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं क्या? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया मिल क्या रहा है? बिजनेस तो ऐसे चलता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि नई टेक्नोलॉजी तो हम इस्तेमाल कर देंगे। उस नई टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलेगा पहले हम कैलकुलेट करेंगे ना भाई, तब पैसा डालेगा बिजनेसमैन ना, या जो उसके लिए काम कर रहा है तब उसको सजेशन देगा ना कि सर आप पैसा डालो, अब यहाँ जरूरत है क्योंकि इससे ऐसे इतना पैसा मिलेगा, है ना। तो ये चीज एक याद है। तो ऑटोमेशन इसीलिए आया, लेकिन ऑटोमेशन बहुत छोटे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं। जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में जो लंबे टाइम तक जिसको चलना हो, वहां पे ऑटोमेशन मतलब है। अगर शॉर्ट टाइम का कोई प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो उसका ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं। अगर वो लॉन्ग रन में है, शॉर्ट रन में नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, तब वहां उसका मतलब है, अदरवाइज उसका मतलब नहीं। लेकिन अक्सर जो बड़े वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ टेस्टिंग होती है, वो लॉन्ग रन में होते ही होते हैं। तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे 12 साल ऐसे चलते हैं। तो वहाँ ऑटोमेशन की फिजिबिलिटी है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता एज ऑटोमेशन हायर किया बस, ठीक है, और उसके बाद 2 साल में मैनुअल पे काम करा। बिल्कुल हो सकता है। तो बाद में वो देखो, हमें भी ऐसा नहीं कर सकते भाई, हम भी तो टेस्टर है ना भाई। तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है मैनुअल पे काम करना, तुम छोड़ के जाओ, या कोई बहुत से लोग इस वजह से छोड़ के चले भी जाते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं कि जाने दो यार, काम उतना ही है यार, यहाँ तो और अच्छा और कम ही काम है, ज़्यादा झंझट भी नहीं है, सैलरी तो वही मिल रही है ना। आदमी कहता है जाने दो। बहुत से लोग कहते हैं कि यार नहीं मन लग रहा है, छोड़ भी देते हैं। वो तो आदमी की अपनी पर्सनल, लेकिन हाँ ऐसा बिल्कुल देखो, बिजनेस तुमको इस हिसाब से नहीं रखेगा। किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुमको हायर किया, ज़रूरतें बदल भी सकती हैं यार। अब ऐसे थोड़ी ना तुम कहोगे अब यार हम नहीं करेंगे, तुम कहोगे भैया हम मतलब पानी ले आएंगे, दूध नहीं ले आएंगे भाई, या जो भी है भाई तुम्हारा पर। लेकिन बिजनेस ऐसा हो सकता है कि शुरू शुरू में तुमसे मैनुअल करवाए। चलो अभी आगे वाली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर शुरू शुरू में मैनुअल क्यों करवाए। या ऐसा भी कहते हैं प्रोजेक्ट में, ऐसा भी होता है कि तुमको हायर किया, तुम्हें इसे साल भर पहले मैनुअल करवाया, और बाद में अब तुम इसे क्या करवा रहे हैं, ऑटोमेशन। जब जरूरत नहीं है शुरू में ऑटोमेशन की, तो क्यों करवाएंगे तुमसे वो? एक साल में ऑटोमेशन बोल भी सकते हो। नहीं वहाँ बोल भी सकते हो, तो पढ़ो। तुम कोई स्वाद के लिए वो टाइम देगा, तुम कहोगे भैया हमें इसको ब्रशअप करना है, तो कहेगी कंपनी ठीक है ले लो हफ्ते भर का टाइम, कर लो ब्रशअप। तुम कहोगे हमें भैया ये चीज़ है, इसकी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो कंपनी कई बार तुमको ये भी कहेगी भैया हाँ हमारे यहाँ इंटरनेट ट्रेनिंग से ये वीडियोज़ रखे हैं, जाओ देख लो, या जाओ कहीं ट्रेनिंग कर लो, हम तुम्हें वो कर देंगे, रिइंबर्स कर देंगे, पैसे दे देंगे। कंपनी ये भी बोलेगी, ये तो उसको अपनी ज़रूरत है। कैपेबिलिटी क्वेश्चन नहीं करेंगे लोग ना। नहीं, पहली बात तो एक साल में भूलोगे ही नहीं। अब तुम क्या भूल गए हो बताओ? साइकिल चलाना भूल गए, क्या भूल गए? जो एक बार सीख गए तो सीख गए, बस ज़्यादा से ज़्यादा है कि एग्जैक्ट तुमको अभी नहीं है। लेकिन देखो क्या है, एक नए आदमी को वही चीज़ सीखने को कहोगे तो 1 महीने भर लेगा। हमने 2 साल पहले वही चीज़ की है, हमसे कहोगे तो हो सकता है हम वो महीने भर मांग रहे हैं, हम 2 दिन मांगे। यार हमें देखना है जो है, ऐसा थोड़ी ये सब गायब हो गया, कहीं न कहीं दिमाग में सब रखा हुआ है, और जैसे सामने दिखेगा अपने आप लिंक जोड़ना शुरू हो जाएंगे, वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई कैपेबिलिटी भी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ठीक है।